Good morning, students. My name is Akash Tiwari, and I welcome you all in today's class. Today we are starting chapter number 8. Today we start chapter number 7, that is conservation of plant and animals. So let's start. सबसे पहले देखिए, कंजर्वेशन स्टार्ट करने पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा पहले टॉपिक बता देता हूँ, उसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इस अर्थ में अगर मैं बात करूँ तो इस अर्थ में बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इस धरती पे बहुत सारे टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल या इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर मैनकाइंड। ठीक है, इनका सर्वाइवल करना, इनको सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर इंसान को इस धरती में जीना है तो। ठीक है, इन जानवरों के बिना इंसान नहीं जी सकता। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट का सफाई करना, ये साफ़ कर देना, मतलब पूरे के पूरे जंगल को काट देना और उसके बदले में, और उस ज़मीन को अपन यूज़ करते हैं खेती करने में, बिल्डिंग बनाने में, फैक्ट्रीज़ में, फर्नीचर में और वुड को जलाने में। ठीक है, पूरा मतलब जंगल को काट दिया जाता है, खाली इन सब इंसान अपनी ज़रूरत के लिए पूरे जंगल को काट देता है। ठीक है, फैक्ट्री लगाने के लिए वो इंसान का ज़रूरत है, फर्नीचर बनाना वो उसका ज़रूरत है, लकड़ी को जलाना उसका ज़रूरत है। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए वो पूरे जंगल को काट देता है। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस अब क्या होता है भैया? जंगल काटोगे तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा ही ना। तो उसका असर देखे क्या हो रहा है, जो आप बहुत तेज़ी से जो दिखता है अच्छे के समय में, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। ठीक है, जानते हो दिल्ली में, चाहे दिल्ली बात करूँ चाहे पंजाब को, कहीं पे भी भाई इंडिया में कहीं पे भी बात करूँ, तो आपकी जो पर्टिकुलर डिफॉरेस्टेशन है, इसके कारण आपकी जो पॉल्यूशन लेवल है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और जो टेम्परेचर है आपकी एनवायरनमेंट की वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है आपके एनवायरनमेंट के लिए या आपके लिए, क्योंकि आपके पेड़ ज़्यादा नहीं हैं क्या। ठीक है, या पेड़ को बहुत तेज़ी से काटे जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो आपकी एयर में बहुत ज़्यादा होते जा रही है। क्यों आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं प्लांट्स। जब इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो फिर वही इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोसेस हो नहीं रहा है इसलिए आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो डिक्रीजेस। जो ग्राउंड वाटर जो है उसका जो लेवल है वो बहुत तेज़ी से गिर जाता है। ठीक है, तो चलिए देखें, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत तेज़ी से गिर जाता है अगर ट्रीज को काटे। इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज देन रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस। अगर पेड़ों को अगर काटा जाता है तो इसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है जो नॉर्मली आपको दिखता है। ठीक है, क्या दिखता है इसमें कि पेड़ को काटने से जो रेनफॉल और जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, ये बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है। ठीक है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करते हैं। अब देखें, क्योंकि देखो प्लांट जो है ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस से, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर आपके एनवायरनमेंट में प्लांट ज़्यादा है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो आपके एनवायरनमेंट में वो बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर प्लांट नहीं है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला तो कोई रहेगा नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कोई एब्जॉर्ब करने वाला नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ते जाएगी, जिसके कारण आपकी जो दुनिया भर का जो इफ़ेक्ट है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे टेम्परेचर का बढ़ना हो एनवायरनमेंट का, ये सारे के सारे इसी कारण हो रहे हैं।
क्योंकि ट्रीज़ वगैरह है नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है दिन के दिन जो है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ते जा रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये देखो इसमें सबसे बड़ा चीज़ एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जब भी सन की जो रेस पड़ती हैं, ये ना उस रेस को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उसकी जो हीट है उसको अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जो हवा, अब देखो हवा में आप क्या जानते हो, क्योंकि पेड़ तो है नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कोई करेगा नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरी आपकी हवा में फैली रहेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये जो सन की जो हीट है उसको अपने अंदर में ले रहा है, जिसके कारण वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब सीधे हीट को अपने अंदर में लोगे तो आपका तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही ना। उसी तरीके से जब गैस अपने अंदर में हीट लेता है तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाती है। यही आपकी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के उसमें दिखता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के क्या होती है, आपकी जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट की वो इतना तेज़ी से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो रहते हैं वो आपकी जो हीट रेज हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण आपकी जो एयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है, ठीक है, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जो जिसके कारण खासकर देखो उन एरियाज़ में जहाँ पे आपकी जो कोल्ड कंट्रीज़ है ना, जितनी भी कोल्ड कंट्रीज़ है, कोल्ड कंट्रीज़ में नॉर्मली आपकी बर्फ़ वगैरह जो होती है वो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है इसके कारण बर्फ़ जो है वो पिघलने शुरू हो गए। अगर बर्फ़ पिघलेगा तो आपकी बर्फ़ जो पानी बन के आएगी किसमें, सी में, ठीक है, ओशन में, और जिसके कारण आपकी जो वाटर की जो लेवल है वो बढ़ेगी, और वाटर लेवल बढ़ेगा तो फिर आपकी जो सुनामी है, ठीक है, सुनामी वगैरह आने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर आपकी जो लैंड एरिया जो है, लैंड एरिया बहुत तेज़ी से कम होने लगेंगे। चलो आगे देखते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड में रिड्यूस रेनफॉल विच कुड कॉज ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है सूखा, ठीक है, अकाल पड़ना, सूखा पड़ जाना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, ये आपकी वाटर साइकिल को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण आपकी जो पानी जो गिरने वाली जो होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके कारण आपकी सूखा पड़ जाता है, ठीक है, अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण आपकी कोई फसल वसल नहीं होती है, बहुत नुकसान होता है इससे, पानी भी नहीं गिरता, बारिश होती नहीं है। सॉइल प्रॉपर्टीज चेंज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। देखो सॉइल की प्रॉपर्टी क्यों बदलती है, क्योंकि देखो जंगल नहीं रहेगा तो जंगल जो पेड़ वगैरह जो रहते हैं ना, वो सॉइल की जो अपर लेयर जो रहते हैं उसको पकड़ के रखते हैं, क्योंकि अपर लेयर रहेगा ही नहीं सॉइल का, क्योंकि फॉरेस्ट तो है नहीं, ठीक है, पेड़ है नहीं, तो जो पकड़ने वाले हैं वो रहेंगे नहीं। तो जब भी हवा चलेगी तो हवा क्या करेगा, जो आप जहाँ देखते हो जब भी हवा चलती है तो जो धूल है, ठीक है, धूल उड़ने लगता है, तो जो टॉप लेयर है सॉइल का ना वो उड़ जाता है, और उसी में ही सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो रहते हैं ना वो वही उसी में रहते हैं। तो चलिए, सॉइल इरोजन क्या है, दैट इज रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल विच लीड टू एक्सपोजर ऑफ द लोअर लेयर ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल इरोजन मतलब होता है कि जो सॉइल की जो अपर लेयर है, ठीक है, उसका उड़ जाना, जिसके कारण आपकी जो लोअर लेयर है, ठीक है, जो नीचे की जो लेयर है वो आपकी ऊपर आ जाती है, और लोअर लेयर ऑफ सॉइल इज लेस फर्टाइल बिकॉज इट हैज लेस ह्यूमस। ठीक है, तो ह्यूमस जो है वो कम होती है। चले, लोअर लेयर सॉइल जो है वो आपकी कम फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमस नहीं होता। ह्यूमस एक्चुअल में वो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस आपकी टॉप लेयर जो सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली जो सॉइल जो रहती है ना, एकदम लूज सॉइल, ठीक है, उसमें रहता है ह्यूमस, जो नॉर्मली आपकी जो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को ग्रो होने में, वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है। तो अगर आपकी जो लोअर लेयर जो रहता है, ठीक है, इसमें ना ह्यूमस बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जब टॉप लेयर जब उड़ जाते हैं हवा से, तो जो लोअर लेयर जो बचते हैं इनमें तो ह्यूमस रहती नहीं है। ठीक है, जिसके कारण आपकी कोई भी अगर पेड़ लगाओगे तो उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलते।
बिकॉज ऑफ दिस रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। अब क्योंकि आपकी टॉप लेयर जब उड़ जाती है तो अब ये जो ज़मीन जो है ये आपकी फर्टाइल नहीं रह जाती, ठीक है, क्योंकि लोअर लेयर में उतना न्यूट्रिएंट रहता ही नहीं है। इसके कारण क्या होती है कि आपकी जो भी फर्टाइल लैंड है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाती है डेजर्ट में, मतलब बंजर ज़मीन में आपकी जो ज़मीन है वो बंजर होने लगता है, अब उसमें दोबारा खेती नहीं हो पाती। इसी को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, मतलब ये बंजर ज़मीन जो है वो इतना बढ़ते जाता है जिसके कारण आपकी डेजर्ट बनने लगता है, वो ज़मीन किसी काम की नहीं रह जाती है। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मिट्टी की, मतलब मिट्टी की कैपेसिटी होती है कि वो पानी को अपने अंदर में ना खींचता है अपने अंदर। अब क्योंकि मिट्टी जो है वो देखो, अब पेड़ क्या करता है, पेड़ का जड़ जो है वो नीचे रहता है, ठीक है, जैसे ये पेड़ है इसके रूट्स वगैरह तो नीचे में रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपकी सॉइल हो गई, ये जो रूट हैं ये वाटर लेते हैं, ठीक है, जितना वाटर इनको रिक्वायरमेंट है लेता है, जितना वाटर का रिक्वायरमेंट जब नहीं होता ना ये सीधा ना उसको ज़मीन के अंदर में ढकेल देता है। ज़मीन के अंदर ढकेलने से आपकी जो वाटर जो ग्राउंड लेवल है ना, ज़मीन के नीचे जो पानी है, ठीक है, वो आपकी मेंटेन रहती है। इसलिए पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफॉरेस्टेशन होगा तो कोई भैया मिट्टी जो है, मिट्टी को कोई खींचने वाला तो होगा नहीं नीचे में, तो वाटर जो है वो यहीं पर सरफेस पे ही रह जाएगा, ठीक है, वो नीचे नहीं जा पाएगा। तो ये जो पेड़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चले, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब इसमें देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड लैंड टू फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। तो देखो कंजर्वेशन में देखो बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा एरिया होता है, ये बहुत बड़े एरिया होते हैं जिसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। प्रोटेक्टेड मतलब गवर्नमेंट जो है इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ये पूरे ज़मीन को या पूरा एरिया को पूरा प्रोटेक्ट करता है, किसके लिए, ताकि कंजर्व कर सके हम वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, जानवरों को जो आज के समय में ख़त्म होने वाले हैं उनको बचाने के लिए नॉर्मली आपकी जो ये जिस टाइप के जो बायोस्फीयर रिजर्व हो गए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए या नेशनल पार्क हो गए, वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि इनको बचाया जा सके, ठीक है, इस धरती से ये गायब ना हो जाए, इनको रोकने के, इनको बचाने के लिए ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है। इनमें प्लांट्स, एनिमल्स और ट्राइबल्स भी, ठीक है, जो वो ट्राइबल जो जंगल में जो रहते हैं उनको बचा के रखने के लिए, उनकी संस्कृति को बचा के रखने के लिए नॉर्मली इस टाइप का बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, ताकि, और यहाँ पे लोग रहते हैं, लोग मतलब यहाँ पे ये चाहे जानवर हों चाहे प्लांट हों, ठीक है, चाहे ये ट्राइबल हों, ये लोग रहते हैं यहाँ पे और इनको लुप्त होने से बचाते हैं, ठीक है, ये धरती से गायब होने से बचाते हैं इनको। नॉर्मली गवर्नमेंट जो है इसके लिए अलग अलग टाइप के रूल्स, पॉलिसीज़ और मेथड्स को बनाते हैं ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट पहले तो प्राइवेट को ये सब दिया जाता था, ये एनजीओ वगैरह को दे दिया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट खुद इसको देखती है और इसके लिए पॉलिसीज़ बनाती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, दे हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी जो चाहे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, उन सबको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको इस धरती में मेंटेन करने के लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व का बनाया जाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही नामी है, एक्चुअल में ये एमपी में मिलेगा आपको, पंचमढ़ी, ठीक है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें क्या क्या होती है, देखो, एक नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क बहुत बड़ा चीज़ होता है भैया इसमें। फिर नेम्ड, जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी अगर जानते होगे तो आपने ये सुना भी होगा, सतपुरा नेशनल पार्क। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं जिसका नाम है बोरी और पचमढ़ी, ठीक है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतपुरा नेशनल पार्क, ये तीनों के तीनों मिला के आपकी एक
बायोस्फीयर रिजर्व बनता है जिसको अपन बोलते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जिसमें एक नेशनल पार्क आता है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।